हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 26 को हम कवर करेंगे। देखिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज ये समझ आएगा कि मुगल एम्पायर जो अपने समय में इतनी पीक पर गया कि जिन्होंने समस्त भारत पर कब्जा कर लिया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद या औरंगजेब ऐसे क्या काम करके गया कि इसके बाद मुगल एम्पायर अपने पतन की तरफ बढ़ने लगे। औरंगजेब कुछ ऐसे कांड करके चला गया था जिनसे मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। आज हम उनको समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। सबसे पहले उसने जब मंदिरें नष्ट करवाने शुरू करे तो हरियाणा की साइड से जाट विद्रोह हुआ। जाट विद्रोह में सबसे पहले गोकुला की लड़ाई हुई औरंगजेब से। गोकुला के बाद राजा राम की लड़ाई हुई। लास्ट में चोड़ावन के समय जाट विद्रोह अपने सारे षड्यंत्रों में कामयाब रहे और औरंगजेब से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उसके साथ साथ अफगानों से उसका इतना पंगा हुआ कि उसको फाइनली जसवंत सिंह को वहां भेजना पड़ा और उसके समय में अफगान भारत से अलग हो गया। हो तो शाहजहां के समय ही गया था लगभग, लेकिन अफगानों ने औरंगजेब के समय फिर भारत में घुसने की कोशिश करी, जिसलिए उसने जसवंत सिंह की वहां पर पोस्टिंग करी थी। इधर अगर मैं मैप के माध्यम से आपको औरंगजेब के एक बार युद्ध दोबारा से रिपीट कराऊं, ये देखो, ये मैप देखो, ये वाला जो पूरा एरिया था है ना, इसमें आराकाम तक इंक्लूड है। आराकाम पूरा म्यांमार, इधर असम वगैरह, इसमें ये सारे जीते। इन पूर्वोत्तर भारत को जीतने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था कि मीर जुमला को भेजा। साथ में उसने उड़ीसा भी जीता। उड़ीसा जीतने के लिए उसने किसको भेजा, शाइस्ता खान ने उससे उड़ीसा को जीत लिया। तो औरंगजेब के समय मुगल लोग म्यांमार तक जाके कब्जा कर चुके थे। इसलिए मुगल काल का चरमोत्कर्ष, हाईएस्ट पीक किसके काल को बोला गया, औरंगजेब के काल को। लेकिन इसमें औरंगजेब का महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। अकबर अपने समय में प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी करके चला गया था। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने न्याय व्यवस्था और चित्रकला अपने समय में बहुत अच्छी कर दी। उसके बाद शाहजहां आया, शाहजहां ने वास्तुकला में बहुत ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर लिया। तो औरंगजेब के लिए तो धान पकी पकाई थी, फसल पकी पकाई थी, बस उसको काटना था। तो औरंगजेब के समय ठीक है मुगल अपने पीक पर गए, लेकिन उसमें औरंगजेब का ही सिर्फ योगदान नहीं था। औरंगजेब के समय मुगल इतने आगे इसलिए जा पाए क्योंकि उससे पहले जो उसके पूर्वज रहे उन्होंने बहुत ही मजबूत नींव रख दी थी। अब इसके बाद ये सबसे पहले यहां से आया दक्षिण भारत। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत एक ऐसी जगह है भारत में, ज्योग्राफिकल अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो उसके हिसाब से कि दक्षिण भारत को जीतना बड़ा मुश्किल है। आप जाएं आज वियतनाम, अमेरिका 20 साल वियतनाम रहा, अफगानिस्तान 50 साल, लगभग 30 साल वो अफगानिस्तान रहा, लेकिन वो नहीं जीत पाया। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आप चाह के भी वहां की लोकल पब्लिक से नहीं लड़ सकते। सेम भारत में वो जगह थी दक्षिण भारत। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी ऊंची ऊंची नदी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, उनको पार करके आके दक्षिण भारत में लड़ना कोई आसान बात नहीं है। मुगलों के पास बहुत बड़ी बड़ी तोप थी, हम पढ़ चुके हैं। बाबर कभी 1519 में बाजौर आया था, वो तभी तोप और बारूद लेके आया था। तो ये औरंगजेब के पास नो डाउट हथियार बड़े अच्छे थे, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी आर्टिलरी को, इतनी बड़ी बड़ी तोपों को पहाड़ क्रॉस करके कैसे ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि बड़ी बड़ी तोपों को आप पहाड़ पे कैसे चढ़ा दोगे? चढ़ ही नहीं पाएंगी। खाली इंसान से पहाड़ों पे चढ़वाओगे वो नीचे लुढ़क जाएगा, तोपों को कैसे चढ़ाओगे? इसलिए दक्षिण भारत में लड़ना बड़ा अपने आप में मुश्किल होता था। लेकिन औरंगजेब ने बीजापुर जीतना चाहा। बीजापुर जीतने के लिए इसने पहले भेजा था जयसिंह को। किसको भेजा जी? जयसिंह। इसने जयसिंह को तो भेजा, लेकिन जयसिंह बीजापुर को नहीं जीत पाए क्योंकि बीजापुर का किला अपने आप में बहुत ही मजबूत किला था। जयसिंह इसको नहीं जीत पाए। तो जयसिंह के बाद औरंगजेब ने अपना दूसरा सेनापति बहादुर खान को भेजा कि बहादुर खान जा, जयसिंह नहीं जीत पाए, इस बार तेरी बारी। बहादुर खान भी इसको नहीं जीत पाए बीजापुर को। बहादुर खान के बाद उसने दिलेर खान को भी भेजा। ये सारे उसके सेनापति हैं। दिलेर खान को भेजा, दिलेर खान भी बीजापुर नहीं जीत पाया। तब फाइनली औरंगजेब खुद आया और उसने बीजापुर को जीता। ठीक है, बराबर में ही बीजापुर के पड़ता है जी गोलकुंडा। क्या पड़ता है? गोलकुंडा।
गोलकुंडा को जीतने के लिए उसने अपने बेटे मुअज्जम को भेजा। इसका बेटा मुअज्जम, यही औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठेगा 1707 में, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से। मुअज्जम को भेजा, मुअज्जम गोलकुंडा नहीं जीत पाया। जब गोलकुंडा नहीं जीत पाया तो औरंगजेब खुद आया और औरंगजेब ने गोलकुंडा भी जीत लिया। लेकिन जब इन दिनों यहां पर मराठा साम्राज्य में थे शिवाजी, उन्होंने देखा भाई ये कौन है जो दक्षिण भारत आके बीजापुर भी जीत रहा है और गोलकुंडा भी जीत रहा है। तो औरंगजेब ने फिर मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करा और शिवाजी को मजबूर किया कि तू मेरी शरण में आ। शिवाजी ने मारी लात, हट तेरी शरण में आऊंगा मैं। और उसके बाद औरंगजेब का बहुत ही लंबे समय तक अगर किसी से पेच चला तो वो थे मराठा। हम आगे वाली क्लास में जब मराठाओं को समझना शुरू करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे। हालांकि पिछली क्लासेस में मैं आपको ये चीजें समझा चुका हूं। ठीक है जी, इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके सामने क्या क्या विरोध समस्याएं क्या क्या थी भैया? जाट विद्रोह इसने शांत किया। जाट विद्रोह क्यों हुआ था तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि केशव राय मंदिर तोड़ने के कारण, केशव राय मंदिर तोड़ने के कारण क्या हुआ था ये, क्योंकि केशव राय मंदिर जाटों का सबसे भव्य मंदिरों में से एक था। देखिए, अगर आप छोटे मंदिर तोड़ेंगे तो बवाल छोटा होगा और अगर आप बड़े मंदिर तोड़ेंगे तो बवाल बड़ा होगा। केशव राय मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर था जाटों का। और साथ में इस मंदिर को बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने बनवाया था जी? वीर सिंह बुंदेला। ये वही वीर सिंह बुंदेला है जो जहांगीर का बहुत करीबी था। इसी वीर सिंह बुंदेला की ध्यान करो, अकबर ने जहांगीर को समझाने के लिए अबू फजल को भेजा था तो जहांगीर ने अपने सबसे प्रिय वीर सिंह बुंदेला से अबू फजल की मृत्यु करवा दी थी। और इस वीर सिंह बुंदेला ने अपने समय में हरियाणा क्षेत्र में एक मंदिर बनवाया था, केशव राय मंदिर, लेकिन औरंगजेब ने उसे तोड़वा दिया। जब औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाया तो वहां के जो जाट थे उन्होंने एक विद्रोह कर दिया जिसको हम जाट विद्रोह कहते हैं। इस जाट विद्रोह में हम पढ़ चुके थे। जाट विद्रोह को सबसे पहले जो नेतृत्व किया वो किया गोकुला ने। गोकुला को जब मार दिया गया तो करा राजा राम ने, और जब राजा राम को मार दिया गया तो चूड़ामन ने, और चूड़ामन ने फाइनली अपने विद्रोह में पार पा ली। इसका सिखों से पंगा हुआ। किससे पंगा हुआ जी? सिख नौवे गुरु तेग बहादुर से इसका पंगा हुआ। गुरु तेग बहादुर से पंगा होने का इसका क्या कारण था? वही जो हरि राय थे उन्होंने अपने बेटे हरि किशन को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन अपने बड़े बेटे राम राय को नहीं बिठाया था। तो राम राय ने जाके औरंगजेब के कान भर दिए और औरंगजेब ने इन पर ब्लेम लगाया कि या तो आप इस्लाम धर्म को अपनाएं वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर ने बोला सर कलम कर दो, इस्लाम धर्म हम नहीं अपनाएंगे। तो दिल्ली में लाल किला के जस्ट सामने इनको मार दिया गया था। वहीं पर आज गुरुद्वारा है, शीशगंज महल है, शीशगंज महल कह रहा हूं, शीशगंज गुरुद्वारा। और आप देखिए आज अगर इनका मुगलों का कोई भटक रहा होगा ना, इनका पूर्वज, इनके परिवार का, तो इसी गुरुद्वारे में जाके वो रोटी खा रहे होंगे। और वो मुगल थे कि अपने समय में उन्होंने इतने सिख गुरु की हत्याएं करी। आपने पीछे भी पढ़ा, सिख गुरु से मुगलों के बराबर पेच रहे, कहीं बराबर दोस्ती भी रही। एक अकबर था जिसने रामदास को 500 बीघा जमीन गिफ्ट करी थी, जहां वहां पर उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया था। और एक ये औरंगजेब था कि इनके 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, सर कलम करवा दिया था पूरा। और उसके बाद कौन आए थे जी? लास्ट गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह भी औरंगजेब से अपने जीवन भर लड़ते रहे। उन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसको क्या बोला गया था? खालसा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो आपको समझना क्या है औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब की आज कुछ हम नीतियां पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों वो इतना कट्टर राजा कहा जाता है। तो आज हम उसकी क्या पढ़ते हैं? कट्टर नीतियां। इनमें कुछ नीतियां धार्मिक होंगी, कुछ सामाजिक होंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया कि अकबर के से पहले हुमायूं था। हुमायूं ने तुलादान व्यवस्था और झरोका दर्शन व्यवस्था शुरू करी थी। मैंने आपको बताया मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उन सारी व्यवस्थाओं को बंद किया, लेकिन पूरी तरीके से पूरे भारत में झरोका दर्शन और तुलादान व्यवस्था बंद नहीं हुई थी। तो संपूर्ण भारत में अगर पूरी तरीके से तुलादान व्यवस्था, ये तुलादान व्यवस्था क्या होती है? तो ये वही व्यवस्था है जहां पर राजा अपने बर्थडे वाले दिन तराजू में बैठा करता था, उसको सोने चांदी उसे तोला जाता था और सारा सोना चांदी फिर गरीबों में डोनेट कर दिया जाता था। तो इस तुलादान व्यवस्था को सबसे पहले औरंगजेब ने पूरी तरीके से खत्म किया। साथ के साथ झरोका दर्शन को भी उसने खत्म किया। अभी झरोका दर्शन क्या होता है? झरोका दर्शन वही कि लोगों का आभार व्यक्त करने या लोगों की समस्याएं सुनने के लिए राजा पहले एक स्टेज पे आके और समस्याएं सुना करता था।
तो उसमें जनरली जो बादशाह हुआ करते थे वो अपनी रानियों के साथ आते थे। तो शाहजहां की रानी तो खत्म हो गई थी मुमताज, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। और औरंगजेब, सबसे पहली बात, औरंगजेब का कुछ भी था, औरंगजेब दुनिया के सबसे बड़े मायाजाल से दूर था, वो था लड़की। औरंगजेब लाल पीला हरा ज्यादा नहीं करता था, वो लड़कियों से बिल्कुल कहा दूर रहा करता था। जबकि जहांगीर तो अगर कोई सज के सामने खड़ी होती थी और अगर उससे बोले कि देखिए हम कैसे लग रहे हैं, तो जहांगीर बोलता था यार बहुत अच्छी लग रही हो, एक और लेके आओ ऐसी। वो तो ऐसे ही था। लेकिन औरंगजेब लाल पीला हरा से बिल्कुल दूर रहा करता था। ठीक है, जरों का दर्शन व्यवस्था बंद करवाई। इसने एक ऐलान किया कि मुगल काल में जितने भी मंदिर बने हैं, मुगल काल में बाबर के समय से भारत में जितने भी हिंदू मंदिर बने हैं सबको नष्ट कर दिया जाए। मैंने आपको बताया था जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहा था उसने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, एक भी मंदिर नहीं तोड़ने दिए थे। और औरंगजेब ने इसीलिए जसवंत सिंह से परेशान होकर के उसकी पोस्टिंग कर दी थी अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस दिन औरंगजेब ने खुद बोला था कि आज कुफर का दरवाजा खुल गया है ना। और उसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सटासट तोड़वाए, मुझे मंदिर नष्ट करवाए। इसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मुझे इस्लामियत को भारत में फैलाना है या इस्लामियत स्थापित करनी है। लेकिन आप खुद बताएं, यदि मैं किसी का शोषण करूंगा, आप किसी एक व्यक्ति को दबाएंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे दब जाए, लेकिन आप किसी समाज को दबाने चलेंगे तो समाज आपसे नहीं दबेगा। औरंगजेब का सबसे बड़ी समस्या औरंगजेब की यही थी कि वो इस्लामियत के नशे में इतना चूर हो चुका था कि वो भूल गया था कि वो हिंदुस्तान में रहता है। वो ऐसी पब्लिक के बीच का बादशाह है जहां की ज्यादातर पब्लिक हिंदुस्तानी है, जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वो कैसे बड़े इस चीज को कबूल कर लेंगे, जो हजारों सालों से मंदिरों में पूजा करते आ रहे हैं, वो कैसे इस चीज को सह लेंगे कि उनके मंदिर टूट रहे हैं। तो उसने क्या करा, मंदिर को नष्ट करना शुरू कर दिया। और तो और इससे पहले जितने भी हिंदू लोगों को सरकारी जमीन दी गई थी, जमीन गिफ्ट में दी गई थी जी, मंदिर बनाने के लिए या और भी किसी धार्मिक स्थलों के लिए, जो सरकारी जमीन दी गई थी, जो शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने अपने सारे मित्रों को गिफ्ट करी थी कि आप जाइए, आप यहां पर गुरुद्वारा बनाइए, आप यहां पर चर्च बनाइए, आप यहां पर मंदिर बनाइए। औरंगजेब ने वो सारी जमीन छीन ली उनसे, जितनी भी सरकारी जमीन थी, और उसको खालसा भूमि में बदल दिया। अगर आप पीछे के लेक्चर देखेंगे तो खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो सरकार की होती थी। तो सरकार की भूमि को क्या बोला जाता था, खालसा भूमि। औरंगजेब ने सारी सरकारी जमीन लोगों से छीन ली जो धार्मिक स्थलों के पुण्य के लिए दी गई थी। ये नीतियां, कट्टर नीतियां ही तो है उसकी। देखो उसने क्या करा, उसने अपने दरबार में से संगीतकारों को भगा दिया। पहले के राजा महाराजा मनोरंजन के लिए संगीतकार रखते थे। मुगलों के समय में सबसे महान प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहा करते थे। इसने बोला कोई संगीत वंगीत मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पर मुजरा डांस होता है, सब पीते हैं, पड़े रहते हैं, ये राजा का धर्म नहीं है। अरे ठीक है, राजा का धर्म नहीं है भाई, तेरे को अच्छा नहीं लगता तो तू मत कर। जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही थी उन्हें तो कमाने देता कम से कम। लेकिन इसने अपने चक्कर में बोल दिया आज के बाद यहां पर संगीत नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा। संगीतकार पर बिल्कुल बैन लगा दिया। और तो और इसने चित्रकला पर, देखिए ये चित्रकला वो है जो जहांगीर के समय मुगलों में और भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर गई। अगर चित्रकला पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था वो जहांगीर था। जहांगीर कहता भी था कि कोई एक चित्र यदि 10 कारीगरों ने बनाया है तो मैं उसकी नक्काशी देखकर ही पहचान सकता हूं कि हाथ किसी और ने बनाया और नाक किसी और ने। वो चित्रकला का इतना बड़ा फैन था। ये औरंगजेब इतना खच्चर है कि इसने चित्रकला को क्या करवा दिया जी, खत्म करवा दिया। अगेन उस समय के बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे उस समय जिनको रोजी रोटी मिलती थी, सबकी रोजी रोटी इसने बंद कर दी। और तुम देखिए संगीत इसने अपने साम्राज्य से पूरी तरह बंद करवा दिया, जबकि खुद बहुत अच्छा वीणा बजाया करता था। खुद वीणा बजाया करता था बहुत जबरदस्त, और फैन भी था, अच्छा भी लगता था, हॉबी थी औरंगजेब की, लेकिन संगीत बंद करवा दिया। ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसे काम है जिससे वो क्या हो रहा है। अब देखो और तो और उसने क्या करा, यहां से आपको उसकी एक धार्मिक नीति और समझ आएगी। उस समय दार उल हब नाम का, देखो दार उल हब का मतलब होता है ऐसे लोग, हल है ये दारुल हर्ब, दारुल हर्ब, ठीक है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां पर अन्य धर्म के लोग बैठे रहते थे।
वो दूसरे धर्म के लोग होते थे, वो मुस्लिम धर्म के नहीं होते थे। इसने सारे इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहा। किसमें बदलना चाहा? कि दारुल इस्लाम, की आप सब इस्लाम कबूल करें। इस डिपार्टमेंट में सारे धर्म के लोग ना बैठ करके सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग बैठे। ऐसे कैसे चल जाएगा? औरंगजेब ने अपने समय पे हिंदुत्व पे, जैन धर्म पे, बौद्ध धर्म पे, क्रिश्चियन धर्म पे इतना ज्यादा अत्याचार किया कि अब वो लोग इस सारी चीज से बहुत परेशान हो चुके थे। और औरंगजेब की जहां मृत्यु हुई उसके बाद तो इस दरबार में इतने ज्यादा बकलोल मुगल बादशाह आए कि औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। मुगलों के पतन का सबसे बड़े कारणों में से एक था इसकी कट्टर धार्मिक नीतियां। और दूसरा पता है सबसे बड़ा इसका कारण क्या था? हम पीछे पड़ चुके हैं। मुगलों को इतने आगे ले जाने में राजपूतों की बहुत बड़े योगदान था। राजपूतों का जय सिंह, मान सिंह, ये इतने बड़े बड़े राजपूत थे। भगवंत दास हो गया, जसवंत सिंह हो गया, ये इतने बड़े बड़े राजपूत थे कि इनकी वजह से ही मुगल आर्मी बहुत बड़े युद्धों को जीती। इसलिए मुगलों का इतना चरमोत्कर्ष हुआ, वो इतना आगे गए। लेकिन औरंगजेब ने आके इन राजपूतों से ही पंगा ले लिया, खफा कर दिया उनको। हम पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसे कारण रहे औरंगजेब के समय कि उसके समय मुगल बहुत आगे भी गए, लेकिन उसके समय, उसके बाद, उसके जस्ट नीतियों के कारण मुगल बैकफुट पे भी आना शुरू हो गए। क्या इसकी नीतियां थी? सबसे बड़ी नीति थी कि अपने धर्म को आगे ले जाने के चक्कर में उसने बाकी सारे धर्मों के लोगों को खफा किया। हिंदुस्तान में मुगलों का सबसे बड़ा सहारा थे राजपूत। उसने सारे राजपूतों से बात बिगाड़ी, चुनिंदा राजपूतों को उसने बनाए रखा, बाकी सबसे बिगाड़ दी। ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक था उनके डिक्लाइनिंग का। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कारण रहे, तो तीसरा कारण आप लिख सकते हैं भाई कि शाहजहां बहुत सारा पैसा बर्बाद करके जा चुका था ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद और ये मोती मस्जिद बनाने में। आप एक बार दिल्ली आए, दिल्ली का लाल किला देखेंगे, बहुत ही बड़ा है। उसको बनाने में अच्छा खासा अमाउंट लगा होगा उस टाइम। जामा मस्जिद, ताजमहल कितना बड़ा है। हालांकि चलो उस समय राजा की जमीन होती थी, मुफ्त की जमीन होती थी, लेकिन वो नदी के किनारे की जमीन है। वहां पर उस समय खेती होती तो कितना टैक्स आया करता। ये समस्याएं थी कि शाहजहां ने कुल पैसा सारा बिल्डिंग बनवाने में लगवा दिया। औरंगजेब के सामने सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की भी आ गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक समय मुगलों का ऐसा आ गया था कि इन पे इतना पैसा भी नहीं बचा था कि ये अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को मंथली वेतन भी दे पाए। कारण क्या रहे? शाहजहां द्वारा ये कई उल्टे सीधे काम करे गए। हालांकि आज भारत उनसे कमा रहा है, आज भाड़ में जाए। ठीक है जी। तो और फाइनली देखो, अब थोड़ा इसके बेटों के बारे में समझो। एक लास्ट चीज, इसके दो बेटों के बारे में समझो। एक इसके बेटे का नाम था अकबर द्वितीय और दूसरे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था जी? मुअज्जम। वैसे तीसरा बेटा और था, आजम, अभी उसको छोड़ो। अकबर द्वितीय कहां का पोस्टिंग था? तो राजस्थान। अकबर द्वितीय ने, अब देखो अकबर द्वितीय की दो कहानी मिलती है। एक कहानी इसकी मिलती है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि उस समय राज सिंह और दुर्गादास राठौर ने अकबर द्वितीय को अपनी साइड मिला के औरंगजेब का विद्रोह करवा दिया। तो औरंगजेब इसे छल कपट से इसको भगाया। फिर ये जैसे तैसे करके कहां पे चला गया था? संभाजी के पास। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले अकबर द्वितीय ने क्या करा? राज सिंह जो मेवाड़ के राजा थे और दुर्गादास राठौर जो मारवाड़ के संरक्षण थे, इनके साथ मिलकर औरंगजेब का विरोध कर दिया। औरंगजेब ने छल कपट से अकबर द्वितीय को पकड़ लिया। ये जान बचाने के लिए कहां भाग के आ गया था? संभाजी के पास। किसके पास आ गया? संभाजी। संभाजी हैं शिवाजी के बेटे। जब अकबर द्वितीय संभाजी के पास गया तो यार औरंगजेब को लगा कि एक तो मेरा विद्रोही बेटा और जाके उसके पास गया है जिसके बाप ने सबसे ज्यादा मेरे को परेशान किया। हम अभी जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम वहां समझेंगे कि शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था और शिवाजी से भिन्न के पड़े थे, मराठाओं से भिन्न का पड़ा था औरंगजेब। औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन थे मराठा और मराठाओं के पास आके संभाजी ने शरण दे दी थी अकबर द्वितीय को।
औरंगजेब बहुत खफा हुआ और उसने बोला संभाजी को उसकी फैमिली के साथ पकड़ के लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को उसने शरण दी, और ऐसे बेटे को जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है। तो भैया संभाजी को पकड़ के लाया गया। संभाजी को पकड़ के जब औरंगजेब के सामने लाया गया ना, औरंगजेब ने संभाजी के खाल में घुस भरवा दिया था। आज हम बोलते हैं ना खाल में घुस भर दूंगा, खाल में घुस भर दूंगा। औरंगजेब था जिसने संभाजी की खाल उधड़वाई और खाल में घुस भरवा दिया था। फिर पकड़ा अपने बेटे को कि बेटे तू मेरा विरोध करता है, तेरी इतनी हिम्मत। रोड लोहे की गर्म करवाई और लोहे की रोड गर्म करने के बाद अपने ही बेटे अकबर दुत्ते के आंख में दे दी थी, आंख फुड़वा दी थी गर्म रोड करके। आप देखिए अकबर औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा कि सबसे पहले तो उसने सारे भाइयों को मार के कहां बैठा, गद्दी पर बैठा। दारा शिकोह का सिर काट के उसने अपने बाप की थाली में भिजवाया था। अपने बेटे की आंखों में गर्म सरिये दिलवा दी, संभाजी की खाल उधड़वा के घुस भरवा दिया। कितना कट्टर रहा होगा अपने समय में। और तो और इसकी बेटी थी, एक बेटी कह रहा हूं, इसकी बहन थी जहानारा। जहानारा को इसने शादी नहीं करने दी भाई। हालांकि मुगल जो ये शासिकाएं रानियां हुआ करती थी, शादियां नहीं करती थी, लेकिन जहानारा की शादी तक नहीं हुई इसके शासनकाल में। कैसा भाई था कि पता उसने अपनी बहन की शादी भी नहीं करी। अरे बुढ़ौती में बहुत दिक्कत हो जाती है अगर शादी ना करो तो। हालांकि इन पे पैसों की कमी नहीं थी उस समय। सालाना पेंशन औरंगजेब हर साल लहंगा वहंगा खरीदने के लिए, लाली लिपस्टिक खरीदने के लिए हर साल जहानारा को 17 लाख रुपए देता था औरंगजेब खर्चे के। हमें आज भी नहीं मिलते, जीवन भर में नहीं मिले होंगे 17 लाख रुपए। जहानारा को एक साल के मिलते थे लहंगा लिपस्टिक खरीदने के। औरंगजेब ध्यान रखता था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो संभाजी को बुलाया गया तो संभाजी के खाल में घुस भरवा दिया था और अकबर दुत्ते के साथ क्या करवा देता जी, आंखों में गर्म सरिये दिलवा दी थी। दूसरी कहानी कहती है कि ये औरंगजेब से बचने के चक्कर में चला गया था ईरान की साइड। पहले राजस्थान आया, राजस्थान में इसको लगा मेरी जान सुरक्षित नहीं है तो ये दक्षिण भारत गया। दक्षिण भारत में भी अकबर दुत्ते को लगा कि अब मेरे को पकड़ लिया जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था ईरान। और ईरान के राजाओं ने 1-2 साल इसे अपने पास रखा और फिर फाइनली इसको मार दिया था। तो अकबर दुत्ते की मृत्यु की 2 कहानी चलती हैं। एक है मुअज्जम। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण भारत की नींव जीतने के लिए औरंगजेब ने मुअज्जम को भेजा था। मुअज्जम ने जसवंत सिंह के कहने पर, किसके कहने पर जी, जसवंत सिंह के कहने पर मुअज्जम ने अपने बाप का विरोध कर दिया था और बोला था आप गद्दी पर से हटो, गद्दी पर मैं बैठूंगा। औरंगजेब ने मुअज्जम को पकड़ के 12 साल जेल में रखा था। लेकिन फिर फाइनली औरंगजेब को समझ आया कि यार है तो अपना बेटा ही, इसने तो मेरा विरोध ही करा, मैंने तो अपने भाई को काट दिया था गद्दी के चक्कर में। तब फाइनली 12 साल की कैद के बाद वो उसको क्या कर देता है, जेल में से रिहा कर देता है मुअज्जम को। तो 2 इसके विद्रोही बेटे थे औरंगजेब के जिन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया था। एक था मुअज्जम जिसने किसके कहने पर, जसवंत सिंह के। एक था अकबर दुत्ते किसके कहने पर विद्रोह किया था, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़। इसके 2 विद्रोही बेटे थे। ठीक है, अच्छा अब लास्ट इसकी एक वाइफ भी थी, मिसिस तो होंगी जी। इसकी वाइफ का नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम। समझे जी, ईरान से लाई गई थी। ईरान की महिलाएं, हमने पीछे भी पढ़ा है बहुत सारी। नूरे जहां ईरान की थी, जो नूरे जहां रही, जहांगीर की सबसे प्रियसी में से एक, वो ईरान की थी। बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी ईरानियां और मुगल ईरानों से अपने संबंध बनाने के लिए उनसे विवाह किया करते थे। तो दिलरास बानो बेगम की शादी किससे हुई जी, औरंगजेब से हुई। इसी का नाम आप इतिहास की किताबों में एक और पढ़ेंगे, रजिया दुर्रानी। क्या नाम पढ़ लेंगे जी, रजिया दुर्रानी। अगर आपको कहीं कहीं रजिया दुर्रानी लिखा मिले तो समझ जाना ये औरंगजेब की वाइफ का ही नाम हो रहा है। इस औरंगजेब ने इस अपनी वाइफ के लिए एक ताजमहल बनवाया था जिसको बोलते हैं घटिया ताजमहल। क्या बोलते हैं जी, घटिया ताजमहल। अगर आप महाराष्ट्र की साइड जाएंगे तो वहां पर एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पे ही बसाया गया। उस औरंगाबाद में एक महल बनवाया गया, घटिया ताजमहल। एक्चुअली दिलरास बानो बेगम औरंगजेब का डेली खोपड़ा खाती थी कि आप भी देखिए ना, हमारे ससुर जी देखिए इतना मस्त मुमताज के लिए ताजमहल बनवा के गए, आप भी बनवाइए ना। आपसे भी कोई बोलेगी कि आप मेरे लिए ताजमहल बनवाओ तो आप उसको बोलना कि थोड़ा सा इतिहास पढ़ो, शाहजहां ने ताजमहल जब बनवाया था जब मुमताज की मृत्यु हो गई थी। समझदार हो जाएगी तो कभी नहीं बोलेगी आपसे।
ठीक है जी। अब औरंगजेब था इन सारी चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसने बोला ये ताजमहल वाजमहल कुछ नहीं बनेगा, पैसा वैसे ही घट रहा है, अभी युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। दिलरास बानो बेगम ने देखा आप लड़ने जा रहे हो, शाइस्ता खान कहाँ जा रहा है, जय सिंह कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, अपने को तो मेकअप से मतलब, अपने को ताजमहल से मतलब। फिर औरंगजेब ने बोला यार ये खोपड़ा मेरा खाती रहेगी, इसके लिए ताजमहल बना दो। चलो, आपने देखा होगा ना, इंसान अगर अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करता है तो बिल्कुल चीचा से बिल्कुल उसके सिंदूर भरता है, मांग भरता है, बिल्कुल बढ़िया करके, है ना। और मान के चलो जबरदस्ती कोई घर वाले करवा रहे हैं तो बिन देखे ही सिंदूर डाल देता है, पता चला किसी और के में डाल दिया, किसी और की मांग भर दी। हो सकता है ना ऐसा। तो औरंगजेब के भी बिल्कुल मन नहीं था कि वो ताजमहल बनवाए, लेकिन फिर भी ताजमहल जैसी कॉपी बनवाए, लेकिन क्योंकि दिलरास बानो बेगम उसकी खोपड़ी खाती रहती थी तो उसने बोल दिया कि इसके लिए एक ताजमहल बनवा दो। तो क्योंकि वो ताजमहल बहुत मन से नहीं बनाया गया तो वो घटिया बना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, घटिया ताजमहल। क्या बोल देते हैं जी, घटिया ताजमहल। फाइनली 1707 आ गया और 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुअज्जम गद्दी पर बैठा, और एक गद्दी पर बैठा बहादुर शाह के नाम से। किस नाम से जी, बहादुर शाह के नाम से। ठीक है। मुगलों के बाद, मुगल तो खैर ये भी मुगल ही था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा क्या रहा कि मुगलों का पतन इतनी तेजी से हुआ। सबसे बड़ा कारण उसमें औरंगजेब का पता है क्या था, आपने पढ़ा होगा, हुमायूं ने अकबर का जब छोटा ही था तभी अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया था। जब अकबर गद्दी पर बैठा तो सलीम उस समय छोटा था, लेकिन उसको सेना में डिसिप्लिन सीखने के लिए भेज दिया था। जब सलीम गद्दी पर बैठा तो उसने खुर्रम को दक्षिण भारत भेज दिया था। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसने औरंगजेब को दक्षिण भारत में भेज दिया था। क्यों भेजा, वो इसलिए भेजा सो दैट वो दक्षिण भारत में रह के या इधर उधर रह के जीना सीखे, राजा के कर्तव्य निभाना सीखे। लेकिन औरंगजेब ने तो अपने समय में अपने किसी बेटे को मौका ही नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई, औरंगजेब के बेटे इतने खच्चर और उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने बाप का विद्रोह कर दे, क्योंकि औरंगजेब बाई गरम करके सरिया दिलवा देता था कान नाक में कहीं भी। तो मुअज्जम जब गद्दी पर बैठा था वो बूढ़ा हो चुका था, उसे पता ही नहीं था शासन कैसे करना है। अब आप अगर एक्सपीरियंस के साथ गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो आप कैसे समस्याओं को समाधान कर पाएंगे। औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल ये भी थी कि उसने अपने समय में कोई बड़े बड़े ओहदे अपने बेटों को नहीं दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरता भी था कि अगर बड़े ओहदे दिए गए, बड़ी आर्मी दी गई तो मेरा बेटा ही आर्मी के साथ मेरा विद्रोह कर सकता है। हालांकि औरंगजेब के समय सबकी हवा खराब रहा करती थी। ठीक है जी। 1707 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। अब देखो एक बार अगर मैं टोटल इन्हें 5-6 को अगर हम टाइमलाइन से याद करें तो देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बाबर 1526 से 1530, फिर हुमायूं 1530 से 1556, फिर अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1628, फिर शाहजहां 1628 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707। ये था जी मुगलों के 6 महान बादशाह। अब हमें इसके बाद बाकी मुगल बादशाहों को भी पढ़ना है, लेकिन वहां से मुगलों का पतन शुरू हो गया था, वो हम पढ़ेंगे। आप लास्ट क्लास में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिए। आज शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चे इधर खेल रहे हैं, पढ़ाने नहीं देते, अब क्या करूं। खैर अपने को क्लास रिकॉर्ड करनी है, डालनी है तो मैं डाल दे रहा हूं, लेकिन आज की क्लास में अच्छा खासा शोर आ रहा होगा पीछे से, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।